वेलकम टू सेफ हैंड। देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ नीट के अंदर अगर फिजिक्स से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया, ठीक, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसी से आएगा। तो इसे बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, है ना, एक एक पॉइंट को क्लियर करिएगा और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। और उसका ये कहाँ पे है एनसीईआरटी में अवेलेबल? समरी के नीचे पॉइंट टू पॉन्डर करके रहता है ना। आज मैं उसे ही एक्सप्लेन करूंगा और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगा इससे क्वेश्चन आने का। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है ना। एक्चुअली चैप्टर का जो मेन पॉइंट होता है ना, वो दिया रहता है। ठीक, तो आज हम लोग दो चैप्टर के बारे में, दो चैप्टर के पॉइंट टू पॉन्डर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर का पढ़ रहे हैं पहले। द एनर्जी, है ना, द एनर्जी बैंड ईसी और ईवी इन सेमीकंडक्टर आर स्पेस delocalized, है ना, which means that these are not located in any specific place inside the solid। ठीक है, ये बोल रहा है एनर्जी बैंड, है ना, ईसी और ईवी। ठीक है, ईसी मतलब हुआ कंडक्शन बैंड एंड ईवी मतलब हुआ वैलेंस बैंड, है ना। ये जो है इन सेमीकंडक्टर आर स्पेस डीलोकेलाइज्ड, है ना। इसका क्या मतलब है कि स्पेस डीलोकेलाइज्ड है। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। इसका क्या मतलब है कि देखिए, ये जो है ना, ये है कंडक्शन, ये है वैलेंस बैंड, है ना, ये है वैलेंस बैंड एंड ये है कंडक्शन बैंड और ये है एनर्जी गैप। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, है ना, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड और एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, इसके नीचे जो है ना बहुत सारे बैंड है। ठीक, ये एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉन्डर यही बता रहा है कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो है वो एक लाइन नहीं है, वो डीलोकलाइज स्पेस है। ठीक है, इन द सेंस कि इसके नीचे और भी बैंड्स प्रेजेंट है, लाइन प्रेजेंट है और कंडक्शन बैंड के ऊपर और भी लाइन जो है वो प्रेजेंट है और ये एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप के जो होते हैं ये प्रेजेंट है इसके बीच में। ठीक, तो ये क्या है, पूरा का पूरा रीजन है, ना कि एक लाइन है। देखते हैं फिर से। ठीक, द एनर्जी बैंड ईसी और ईवी इन सेमीकंडक्टर आर space delocalized, which means that these are not located in a specific place inside the solid। solid के अंदर एक specific place पे नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, एक बैंड के रूप में होता है। द एनर्जी आर ओवरऑल एवरेज, है ना, ये जो एनर्जी है ना, वैलेंस बैंड का एनर्जी, कंडक्शन बैंड का एनर्जी, एनर्जी क्या, ये सभी क्या है, एवरेज है, मतलब टोटल का एवरेज करके। when you see a picture in which when you see a picture in which EC or EV are drawn as a straight line, then they should be respectively taken simply as the bottom of conduction band, band energy level and top of valence band energy level, है ना। जब हम लोग ये पिक्चर देखते हैं, ठीक, तो इसमें जब हम लोग ये पिक्चर देखते हैं तो इसमें क्या है, ये जो वैलेंस बैंड है ये एवब मतलब कि सबसे लास्ट वाला, सबसे मैक्सिमम एनर्जी वाला जो है वैलेंस बैंड है, ये वाला स्ट्रेट लाइन। एंड
ये जो है इसी कंडक्शन बैंड जो है वो सबसे लोएस्ट वाला जो है एनर्जी है किसके लिए, फॉर कंडक्शन रीजन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ वंडर जो है हमारा फिनिश होता है। अब सेकेंड पॉइंट ऑफ वंडर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो उसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर the n-type or p-type semiconductor are obtained by introducing dopant as defect। ठीक है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हमारा हो गया जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक, उससे जो हम लोग एन टाइप बनाते हैं या फिर पी टाइप बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसका, डोपेंट का। डोपेंट कौन कौन हो सकता है, डोपेंट हो सकता है हमारा जैसे ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो ग्रुप 13 का एलिमेंट हो सकता है, ग्रुप 15 का एलिमेंट हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है कि सिर्फ इसी दोनों के एलिमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि जो डोपेंट हम लोग यूज करेंगे उसका साइज जो है ना वो सिमिलर होना चाहिए, उसका साइज सिमिलर होना चाहिए, ताकि लेटिस ताकि उसका जो लेटिस है ना सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का, वो डिस्टर्ब ना हो। कंडक्टिविटी डिस्टर्ब होता है, ठीक है, बट नियरली सेम साइज का हो और उसका लेटिस भी है वो भी क्या हो, चेंज नहीं हो। ठीक है, उसके लिए हमें एन टाइप और पी टाइप बनाते हैं सिर्फ 13 ग्रुप का एलिमेंट एंड 14 ग्रुप का एलिमेंट का यूज करके, 15 ग्रुप के एलिमेंट का यूज करके। अब एन टाइप और पी टाइप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो एन टाइप बनाने के लिए है ना, एन मीन्स मैं आपको याद करने के लिए एक तरीका दे रहा हूं। एन मीन्स आप थिंक करो कि निगेटिव है ना, हालांकि एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल्स है ना, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं, मतलब ऐसे न्यूट्रल बॉडी है, उसमें चार्ज बैलेंस होता है। बट मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं याद करने के लिए। एन टाइप्स मीन्स आप निगेटिव मान लो, और निगेटिव कब होगा, क्योंकि ग्रुप 14 एलिमेंट के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगर आप इसमें पेंटावेलेंट एटम मिलाते हैं, यानी कि ग्रुप 15 का जो है वो एटम मिलाते हैं, तो उसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो उससे आपको क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक, और पी टाइप में आप अपने आप को बताओ कि पी मीन्स पॉजिटिव, जहां पे क्या होगा कि अभी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के फैमिली के पास, अब उसमें जो डोपेंट मिला रहे हैं उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो क्या होगा कि उससे पॉजिटिव होने का हल्का हल्का सेंस हमें आता है। तो याद रखने के लिए एन टाइप में पेंटावेलेंट मिलाते हैं एंड पी टाइप में ट्राइवेलेंट मिलाते हैं। ठीक है, डोपेंट हो गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स द चार्ज चेंज इन relative stoichiometry ratio can also change the type of semiconductors। ठीक है, अब उसमें क्या क्या, इन द कंपाउंड सेमीकंडक्टर द चेंज इन रिलेटिव स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कैन आल्सो चेंज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। किस टाइप का सेमीकंडक्टर है ना, ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं कि उसमें डोपेंट का रेशियो क्या क्या है, रिलेटिव स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ डोपेंट एंड जो मेन हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, इन आइडियल GaAs है ना, द रेशियो ऑफ GaAs इज 1:1, बट Ga रिच और As रिच GaAs कुड बी रिस्पेक्टिवली है ना, Ga 1.1 एंड As 1.1, Ga 0.9 एंड As 1.1। जैसे कि इसका कैरेक्टर जो है ना वो चेंज हो जाता है, उसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं है ना, GaAs का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे नॉर्मल एग्जांपल आइडियल GaAs जो है ना, गैलियम आर्सेनिक जो है सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या होता है 1:1 का रेशियो लेते हैं। लेकिन अगर उसके चेंज करेंगे तो उसका टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स है ना वो भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि उसमें Ga और As का रेशियो जो है वो अलग अलग ले लें। ठीक, तो जैसे Ga रिच हो सकता है या फिर As रिच हो सकता है, इट कुड बी Ga 1.1 As 0.9 ये भी हो सकता है, और Ga 0.9 और As 1.1 हो सकता है।
इन जनरल द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर इन मेनी वेज, है ना, कि बहुत तरीके में प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, है ना, बहुत सारे तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टी को ये जो होते हैं डोपेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर के पॉइंट टू पॉन्डर जो है वो खत्म होता है। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियाई का पॉइंट टू पॉन्डर। ठीक, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना, डेंसिटी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस है। ये किसके उसमें है, 10⁻17 10⁻⁻17 के ऑर्डर्स में आता है। 10⁻+17 के ऑर्डर में आता है क्या, डेंसिटी आता है। वो क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा है, वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है या फिर आयरन का न्यूक्लियस है या फिर किसी और स्टेबल एलिमेंट का न्यूक्लियस है, तो उसका डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। द मास डेंसिटी ऑफ एटम डज नॉट फॉलो दिस रूल, और मास डेंसिटी जो है ना, न्यूक्लियस का डेंसिटी तो ठीक है, बट मास डेंसिटी जो है ऑफ एटम्स, है ना, यहाँ न्यूक्लियस का बात नहीं किया है, यहाँ बात किया है एटम्स का। मास डेंसिटी ऑफ एटम डज नॉट फॉलो दिस रूल, मास डेंसिटी जो है ये नियम को फॉलो नहीं करता है। अब देखते हैं आगे, पहले दूसरा पॉइंट अब देखेंगे। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन scattering is found to be slightly different from the determined by alpha particle scattering, है ना। The radius of nucleus determined by electron scattering is found to be slightly different from that determined by alpha particles, है ना। इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग से जो, है ना, इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग से जो हम न्यूक्लियस का रेडियस पता करते हैं वो डिफरेंट होता है किससे, अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग से जब हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि जब हम अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से न्यूक्लियस के रेशियो का ना क्लोजेस्ट अप्रोच जो पता करते हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉन से जब बम्बार्डमेंट करते हैं उसमें, ठीक, क्यों, मतलब कि हमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग मिलता है ना। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग सेंस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग जो है वो सेंस करता है द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सेंस करता है कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वेयर एज अल्फा एंड द सिमिलर पार्टिकल सेंस द न्यूक्लियर मैटर, जहाँ की अल्फा एंड द अल्फा पार्टिकल्स एंड सिमिलर पार्टिकल सेंस द न्यूक्लियर मैटर, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर मैटर को सेंस करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को स्कैटरिंग के लिए भेजे, है ना, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाए, तो वहां पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितना पास जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अगर प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, तो वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा, है ना, ज्यादा क्लोज जा पाएगा न्यूक्लियस के पास तक, ठीक। लेकिन जब हम न्यूक्लियस को भेजते हैं तो वो क्या करता है, न्यूक्लियर मैटर के को सेंस करता है कि उसके अंदर न्यूक्लियर मैटर कितना है और इसके अंदर न्यूक्लियर मैटर कितना है, और उस पर रिपल्सिव फोर्स लगते हैं, ठीक है। आफ्टर आइंस्टीन शो द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, जब आइंस्टीन ने बताया कि मास और एनर्जी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इक्वल टू mc², we cannot any longer speak the separate law for conservation of mass and conservation of energy, but we have speak to unified law conservation of mass and energy,
है ना। आइंस्टीन से पहले मास को अलग एंटिटी देखा जाता था, एनर्जी को अलग एंटिटी देखा जाता था। जब उन्होंने दोनों को कंबाइन किया, उसके बाद हम लोग ऐसे बात करते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, दोनों को कंबाइन करके। द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंसेस दैट दिस प्रिंसिपल ऑपरेट इन नेचर कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। और ये हम लोग देखते हैं जब न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी या फिर उसमें ब्रेक डाउन होते हैं, है ना, हैवी पार्टिकल स्लो में फ्यूजन फ्यूजन, इस सब में देखते हैं कि कुछ ना कुछ मास जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उस अमाउंट में हमें एनर्जी जो है मिलता है। It is center of our understanding of nuclear energy and harshening it as an source of power, है ना। और इसी बेसिस पे वो जो मास डिफेक्ट आता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, है ना, वहां से हमें एनर्जी जो मिलता है ना, ये अभी सोर्स ऑफ पावर की तरह हम लोग इसे यूज करने वाले हैं। यूजिंग द प्रिंसिपल Q of nuclear process, decay reactions can be expressed also in term of initial and final mass, है ना। कि जो हम Q वैल्यू देखते हैं कि कितना हीट रिलीज हुआ, Q वैल्यू मीन्स कितना हीट रिलीज हुआ, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं कि उसका इनिशियल मास कितना था और फाइनल मास कितना था। तो जो मास डिफेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग जो होगा एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ होगा। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, the nature of binding energy per nucleons curve so that exothermic nuclear reactions are possible when two light nuclei fuses or when the heavy nuclei undergo fusions into nuclei with intermediate masses। जब हम देखते हैं नेचर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं तो एक ग्राफ दे रखा है ना एनसीईआरटी के अंदर, जहां पे क्या है कि 20 और 107-8 के अप्रोक्स जो है ना, इसका ग्राफ 7.7 से एवव है ना, और आयरन के लिए 7.8 के अप्रोक्स है। तो यह पे क्या हो रहा है कि बाइंडिंग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 8 मेगा, तो यहाँ पे क्या है ना कि एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज्यादा है। तो जो इनिशियल जो छोटे छोटे जो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज करके बड़े न्यूक्लियस में बनना चाहते हैं ताकि उसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ सके, और जो बड़े न्यूक्लियस हैं वो ब्रेक डाउन करके छोटे न्यूक्लियस बनना चाह रहे हैं ताकि उसका क्या हो, बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियस क्या करे, बढ़े। इंटरमीडिएट में वो आना चाहिए, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है ज्यादा होता है, जैसे आयरन का सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। For fusion, the light nuclei must have sufficient initial energy to overcome the Coulombic potential barrier. This is why require very high temperature। देखिए, फ्यूजन होने के लिए क्या है कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के करीब आए, ठीक। अब क्या है, जब जब एक न्यूक्लियस, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होगा, और न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होने के लिए डिस्टेंसेस जो है फर्मी मीटर के अप्रोक्स में आना चाहिए, ठीक है। तो उतने करीब आने के लिए दोनों न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कोलम्बिक जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए टेम्परेचर इतने ज्यादा होने चाहिए, इतने ज्यादा होने चाहिए कि उस जो रैंडम मोशन होगा पार्टिकल्स का, तो उसके अंदर कभी ना कभी ऐसा एनर्जी हो कि वो आपस में टकराए और इतने करीब आए कि उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए। और एक बार अगर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो गया तो वो आराम से क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कुलम्बिक न्यूक्लियर कुलम्बिक जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसे ओवरकम कर लेगा, ठीक है। Although the binding energy per nucleus curve is a smooth and slowly varying, है ना, बाइंडिंग एनर्जी कम जो है वो क्या है, स्मूथ है और स्लोली वेरिएबल है। इट्स सो पीक एट द न्यूक्लियस लाइक हीलियम एंड ऑक्सीजन, ये पीक शो करता है कहाँ पे, हीलियम पे और ऑक्सीजन पे। दिस इज कंसिडर्ड एज एविडेंसेस ऑफ एटम लाइक सेल स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियाई। दिस इज कंसिडर्ड एज एविडेंस ऑफ एटम लाइक सेल स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर एटम लाइक सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटम लाइक सेल
जैसे एटम के सेल होते हैं ना, उसी तरह न्यूक्लियाई के अंदर भी सेल प्रेजेंट होंगे, उसके ये एविडेंस देते हैं। जैसे कि हीलियम और ऑक्सीजन के लिए ये क्या होते हैं, पीक डेवलप करता है, कैसे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को लेके। तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होगा, एटम लाइक सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जहां पे न्यूक्लियाई जो होंगे वो अवेलेबल होंगे। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन्स आर पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है ना, क्या है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर है, ठीक। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास सेम है जितना प्रोटॉन का मास होगा, ठीक। चार्जेस दोनों में अलग अलग हैं, ठीक। एंड दे आर आइडेंटिकल इन मास, वो क्या है, मास में आइडेंटिकल हैं। देयर चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, उसका चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं। It is found that when an electron and positron comes together, they annihilate each other and giving energy in form of gamma rays. और जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद वो ईच अदर इनहेलेटेड ईच अदर, एक दूसरे को मतलब कि समझिए खत्म करते हैं, और गामा रेज जो होते हैं वो रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी इज एन Radioactivity is an indication of instability of nuclei. रेडियो एक्टिविटी जो है वो हमें बताता है कि न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, ठीक। स्टेबिलिटी रिक्वायर्स द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन अराउंड 1:1 फॉर लाइट न्यूक्लियाई। जो हल्के न्यूक्लियस है ना, जो हल्के न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है 1:1 होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ठीक। The ratio increases with about 3:2 for heavy nucleus, and more neutrons are required to overcome the effect of repulsive among the proton. देखिए जो छोटे न्यूक्लियस हैं, ठीक, उसके अंदर है ना स्टेबिलिटी के लिए 1:1 का न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो रहेगा ताकि वो स्टेबल हो। जो हैवी न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, जैसे जैसे हैवी न्यूक्लियस हो रहा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा, ठीक, तो उसके अंदर कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स जो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसीलिए अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होना चाहिए प्रोटॉन से, ठीक। मतलब कि रेशियो जो होगा न्यूट्रॉन का, वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन वो 3:2 का रेशियो होगा हैवी न्यूक्लियाई के लिए। मोर न्यूट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ रिपल्सिव एमंग प्रोटॉन्स। ज्यादा न्यूट्रॉन होगा उससे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है ना, प्रोटॉन के रिपल्सिव नेचर को। The nuclei which are away from stability ratio, nuclei which are away from stability ratio such that the nuclei which have excess of neutrons or protons are unstable, है ना। स्टेबिलिटी रेशियो से जिसका भी न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियाई जो है उसके अंदर है ना, जैसे प्रोटोन ही हो गया या न्यूट्रॉन हो गया, वो रेशियो से अलग है ना, रेशियो से अलग हुआ तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इनफैक्ट Only about 10% of non-isotopes of all elements are stable. सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ जितने भी आइसोटोप्स अवेलेबल है वो क्या है, स्टेबल है, बाकी सब के सब क्या है, अनस्टेबल है। अदर हैव बीन artificially produced in laboratory by bombarding alpha proton, deuteron and neutrons and other particles on the target stable nucleus species or identified as एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इन मैटर इन द यूनिवर्स, है ना। मतलब कि 10% ही आइसोटोप्स जो है वो एलिमेंट के क्या है, स्टेबल है। बाकी जो भी और हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा दीजिए, या फिर प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का, है ना, न्यूट्रॉन का करा दीजिए, या और भी पार्टिकल्स का हम बम्बार्डमेंट करा के टारगेट ऑफ द स्टेबल स्पीसीज, स्पेशल स्टेबल जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराइए एंड आइडेंटिफाई। और और नए नए आइसोटोप्स जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ मैटर इन यूनिवर्स। और जो भी बाहर से कोई मैटर है दूसरे ग्रह पे, या फिर कोई एस्टेरॉइड्स आए, है ना,
तो उन सभी का एनालिसिस करके नए नए कंपाउंड के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ऐसे करके नए नए आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता है। बट जब कभी भी न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अनस्टेबल मतलब कि स्टेबल रेशियो से अलग अलग होंगे तो वो न्यूक्लियस जो होंगे अनस्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट टू पॉन्डर जो है वो क्या हो रखा है, क्या हो गया, खत्म हो गया। आपको मैं बता दूं कि इसमें से जो एक पॉइंट है ना, ये सेकेंड पॉइंट जो है ये एक बार पीवाईक्यू में आ चुका है। सेकंड पॉइंट जो एक बार पीवाईक्यू में आ चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फिजिक्स से कोई भी बनता है ना, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है तो पॉइंट ऑफ पॉन्डर से बनेगा। आप इसे क्या करो, ध्यान से देखो, समझो। मैं आपको हर एक चैप्टर का पॉइंट टू पॉन्डर देने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।